आज बच्चों वेक्टर एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन, बच्चों किसी भी सदिशों का जो वियोजन है, जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, वो सीधे सीधे जो सदिशों के जोड़ने की तरीके हैं उनकी विपरीत, यानी किसी भी सदिशों को जोड़ने की विपरीत क्रिया क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन है। तो यानी जो सदिश हम दो सदिश एक में जोड़ते हैं उसकी विपरीत जो विधि है वह रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। कैसे? और इसमें एक सदिश को ऐसे दो घटकों में वियोजित किया जाता है कि जिनका प्रभाव, जिनका परिमाण वही हो, प्रभावित ना हो। तो जैसे ये एक्सिस है, इसमें एक सदिश हम लोगों के पास वेक्टर ए है। कौन सा है? एंगल थीटा। यदि थोड़ा बड़ा करें, ये अगर वेक्टर ए है, इसे दो घटकों में वियोजित किया जाए, इसका एक क्षैतिज घटक वेक्टर ए अक्ष होगा, इसका एक ऊर्ध्वाधर घटक वेक्टर ए, ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस। अब इसको यदि यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि ये यहां से ये वेक्टर ए है और इसे भी आप मिला दीजिए और ये टोटल यहां तक वेक्टर ए वाई, ये ऐसे, ये इसका कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन पॉइंट है। अब इस वेक्टर ए को और जेड ये आपका जेड एक्सिस, ये ओरिजिन को पॉइंट है। अब यहां से जो आपके पास वेक्टर ए एक सदिश है, इसे कह रहा है सदिशों का वियोजन। तो किसी एक सदिश को ऐसे दो घटकों में वियोजित करेंगे जिनका परिमाण वही हो, परिवर्तित ना हो। तो ये आपके पास वेक्टर ए एक्स और ए वाई, वेक्टर ए को दो घटकों में, एक इसे ए एक्स कर दिया गया और एक इसे कौन सा कर दिया गया? ए वाई कर दिया गया। अब इसमें हम इस चित्र के अकॉर्डिंग देखें, अगर यहाँ पे तो इसका नाम कर ले ओ ए बी सी। इसमें लिखें यदि ओ ए बी में त्रिभुज ओ ए बी में, तो जरा ओ ए बी को देखें, ओ ए बी थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है? वेक्टर ए एक्स, वेक्टर ए एक्स बटे ये परिमाण है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का मान कर लेंगे, तो ए एक्स इक्वल टू माडा वेक्टर ए कॉस थीटा हो जाएगा, या इसे वेक्टर ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात, इसी में साइन थीटा इक्वल टू देख लें अगर, तो अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे तो हम वर्टिकल कंपोनेंट में यदि चले जाए, इस ट्रायंगल ओ बी सी, जब ओ बी सी में चले आएंगे तो इसमें जब इसकी बात होगी तो इसमें आधार बटे कर्ण जो है वो वेक्टर ए वाई अपान ये आधार का काम करेगा और कर्ण ये हो जाएगा, तो ए वाई बटे वेक्टर ए माडा, तो ए वाई इक्वल टू वेक्टर ए वाई इक्वल टू माड ऑफ ए वेक्टर
साइन थीटा या ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, समीकरण नंबर। ध्यान देंगे यहाँ पे जो ये समीकरण एक बना है, ये सदिश वेक्टर ए का क्षैतिज घटक है और ये कौन सा है, ऊर्ध्वाधर घटक है। यानी यहाँ वेक्टर ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा होगा, यहाँ वेक्टर ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। यानी इस सदिश का यह क्षैतिज घटक है, इस सदिश का यह ऊर्ध्वाधर घटक है। अब इसमें यदि समीकरण एक का वर्ग और प्लस 2 का भी वर्ग कर दिया जाए और वर्ग करके दोनों को जोड़ लें, मतलब इसका वर्ग करेंगे तो वेक्टर ए एक्स स्क्वायर प्लस वेक्टर ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वेक्टर ए एक्स स्क्वायर प्लस वेक्टर ए वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक, तो ए स्क्वायर इक्वल टू केवल मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये भी है। अगर इसे सदिश को ए को हम तीनों सदिशों में डिवाइड करते हैं, सॉरी तीन घटकों में यानी तीनों अक्षों पर डिवाइड करते हैं, ये था एक सदिश को क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसे क्षैतिज घटक करते हैं। कौन सा घटक करते हैं बच्चों, क्षैतिज घटक। और ये वेक्टर ए वाई इक्वल टू जो ए साइन थीटा है, इसे कौन सा घटक कहते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। तो अगर मैं इसे तीनों अक्षों पर डिवाइड करूं तो वेक्टर ए को, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सबके साथ, यानी ये जो ए एक्स है, ए वाई जो है, ए जेड है, इन सबके साथ इनके परिमाण में आई जे के कैप लगे होंगे। वह मैं आपको बताऊं कि जैसे ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, इस तरह से आ जाएगा ऐसे। ठीक, ये होता है। या इसी को अगर ए दो में केवल है, अगर मैं लिखूं वेक्टर ए इक्वल टू, इस चीज को ध्यान देंगे, ए इक्वल टू ए एक्स का वर्ग प्लस ए वाई का वर्ग। अब 2i कैप प्लस 3j कैप इस प्रकार है। तो माना वेक्टर ए क्या होगा, 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 3 का वर्ग, क्या अंडर रूट। तो 2 गुना 4 3 त्रिका 9 4 13, एक अंडर रूट क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अगर तीनों एक्सिसों पर है, अगर ऐसे है वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, तो आप ए का परिमाण क्या लेंगे, तो ए का जब परिमाण लेंगे तो 2i कैप प्लस 3j है, 2i कैप 3j कैप 4k कैप का बेटा माड हो जाएगा। अगर माड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 2 का वर्ग गुणांकों के जो भी i j के दिख रहे हैं, एक नियम याद रखिए, गुणांकों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल। कितनी बार, गुणांकों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल। i का गुणांक 2 गुना 4 3 त्रिका 9 4 चौके 16 का क्या अंडर। देखिए गुणांकों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल, 16 9 25 4 29, ए रूट 29 आ जाएगा। किसकी वैल्यू, माडा। ठीक, कोई प्रॉब्लम। ये है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन बच्चों। अब इसके बाद में हम लोग चलेंगे अदिश गुणन की ओर, फिर सदिश गुणन पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स और भी जानेंगे।
ध्यान देंगे यहाँ पे जो दो बातें थी, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। यदि क्षैतिज घटक की बात करेंगे तो ax इक्वल टू क्या था, a cos थीटा था, और ay की बात करेंगे तो a sin थीटा। इन दो बातों पर विशेष ध्यान देंगे, किसका, वेक्टर a का। यानी अगर कोई वेक्टर a है इस तरह तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ax cos थीटा होगा और एक ay sin थीटा। ये कई जगह काम करेगी। सेकेंड ईयर में जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और भी फोर्स अप्लाई होगा, तो बहुत सारी जगह इस चीज का काम आता है। अगर इसी तरह यहाँ पे आपके पास ये वेक्टर f है तो ये fx होगा और ये fy होगा, तो fx इक्वल टू f cos थीटा होगा, fy इक्वल टू f sin। तो इस तरह के रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप कंपेयर करते रहेंगे हमेशा। स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन और अदिश गुणनफल। स्केलर प्रोडक्ट एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? दो चीजें आपको दिख रही हैं। अदिश गुणन, जब दो सदिशों के गुणन से, यदि दो सदिशों का गुणा हो, तो जैसे दो सदिश हैं और दोनों सदिशों का गुणा करने पर एक अदिश राशि प्राप्त हो तो उसे हम अदिश गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि दो सदिशों का गुणा हो और एक अदिश राशि प्राप्त हो तो उसे हम लोग अदिश गुणन कहते हैं। यानी दो सदिशों के गुणन से, जैसे W इक्वल टू F डॉट T, विस्थापन और एक बल दोनों सदिश हैं और गुणा करने पर एक कौन सी राशि मिले? अदिश राशि मिले। यानी यदि दो सदिशों के गुणन से, किसके, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है आप पढ़े हैं कि यदि दो सदिशों के गुणन से एक अदिश राशि प्राप्त हो तो उसे हम लोग अदिश गुणन कहते हैं। कौन सा गुणन कहते हैं बच्चों? अदिश गुणन कहा जाता है। और अदिश गुणनफल किसे कहते हैं? दो सदिशों के गुणन से, दो सदिशों का गुणनफल, जैसे मेरे पास वेक्टर a हो और वेक्टर b, तो दो सदिशों का गुणनफल उनके परिमाणों और इनके बीच बने कोण की त्रिज्या के गुणनफल की क्या होता है? बराबर होता है। यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर e इक्वल टू ab cos थीटा। अदिश गुणन को हम डॉट से, यानी डॉट से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? यानी अदिश जो गुणन होता है उसको हम लोग व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डॉट का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे एक मेरे पास वेक्टर a है और एक वेक्टर यहाँ पे कौन सा है? b है, ये b है, इसके बीच का एंगल कितना होगा? थीटा होगा। इन दोनों सदिशों का स्केलर गुणन, ध्यान दीजिए, अदिश गुणन को किससे व्यक्त करते हैं? हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल, उनके परिमाण, तो a का परिमाण a, b का परिमाण b होगा, इनके परिमाणों और इनके बीच बने कोण थीटा की त्रिज्या के गुणनफल की क्या होता है? होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज में नंबर 1, अगर थीटा इक्वल टू 90°, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए, तब वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू a b cos कितना हो जाएगा बच्चों? 90। तो cos 90 का मान ऐसा 0, सॉरी ये टोटल फैक्टर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। यानी दो सदिशों को लंबवत होने के लिए वेक्टर a और वेक्टर b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है,
अगर थीटा इक्वल टू 0 अंश हो जाए, कितना हो जाए 0, तो उस समय क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस 0, cos 0 का मान 1 यानी ए बी, केवल इनके परिमाणों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर। तीसरी बात, तीसरी प्रॉपर्टी, थीटा इक्वल टू अगर 180 हो जाए तो दोनों सदिश एक दूसरे के यहाँ पैरेलल होंगे, यहाँ एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी cos 180, cos 180 का मान -1 होता है, कितना होता है, तो ए बी -1, क्या मिल जाएगा, -ab, कितना, वेक्टर ए डॉट। और इंपॉर्टेंट अगर हम इसकी बात कर लें, तो एक्स वाई, यहाँ पे कौन होगा, आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे, तो चौथा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, यानी आई क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना होता है, 1 होता है, तो आई डॉट आई, इसके बीच में इसका आई का परिमाण 1 इंटू इसका भी 1, यानी उसका भी 1 और इसका भी 1, और cos थीटा, तो जब आई डॉट आई एक्स एक्सिस को एक्स पर ही है उसी दिशा में, तो कितने अंश का एंगल बनेगा, 0 अंश का एंगल बनेगा, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा सर, यानी मिला जुला करके यदि हम उसी सदिश का उसी सदिश में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, वही यूनिट वेक्टर का आई डॉट आई इक्वल टू कितना होगा, 1, जे डॉट जे इक्वल टू क्या होगा, 1, के डॉट के इक्वल टू क्या होगा, ठीक। अब अगर किसी का अदर सिस्टम में करेंगे आई डॉट जे, तो बेटा 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि अब आई डॉट जे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0, यानी लिखूं मैं 1 इंटू 1 इंटू cos 90, तो 0 हो जाएगा, इसलिए जे डॉट के की वैल्यू कितनी होगी, 0, के डॉट आई की वैल्यू क्या होगी, अगर, और यह सबसे बड़ी बात कि यह क्रमविन्याय नियम का पालन करता है, किसका, जो पांचवा पॉइंट है आपका, ये वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए संभव है, किया जा सकता है, यानी इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए। और भी पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट पर मैं आपको बताऊं कि जैसे दो सदिश, एक वेक्टर ए इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और एक वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, आपसे पूछे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, ये पूछता है आपसे, कहीं वेक्टर ए पता है, बी पता है, एक बात बताइए, केवल उसी एकांक सदिश, ऐसे भी एक बात है, अगर वेक्टर ए का गुणा हम वेक्टर ए में कर लें तो ए का परिमाण ए, उसी का 0 अंश का एंगल बनेगा, इसमें ए का परिमाण ए का भी परिमाण ए, और cos 0 का मान ए कितना होगा, ए, तो ए स्क्वायर आ जाएगा इंटू 1, तो ए स्क्वायर, यानी यदि किसी सदिश का उसी सदिश में गुणा करते हैं तो उस सदिश के परिमाण का वर्ग प्राप्त होता है। अब इस गुण में अगर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी करते हैं तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर, वेक्टर सी डॉट सी करते हैं तो क्या मिलेगा, सी स्क्वायर, मतलब उस राशि के परिमाण का वर्ग मिलेगा, क्या मिलेगा, उस राशि के परिमाण का वर्ग मिलेगा। यहाँ पे बच्चों वेक्टर ए बराबर इतना दिया, बी बराबर करा, वेक्टर ए डॉट बी ज्ञात कीजिए, तो वेक्टर ए डॉट बी में क्या करेंगे आप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए की वैल्यू 2i 3j प्लस k इंटू आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब 2i का i में करेंगे तो 2 इंटू आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई कितना हो जाएगा, 1 यानी 2 आ जाएगा।
अब 2i का j में करेंगे तो 0 हो जाएगा, देखो k में करेंगे 0 कोई फायदा नहीं, 3 का i में करेंगे 0 केवल j में कर लो प्लस कितना हो जाएगा j डॉट j 3 हो जाएगा, और k का k में कर लो -1, बाकी k डॉट k 1 हो जाएगा। 3 2 5 में से क्या कितना बचेगा 4, यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू 4 मात्रक आएगी। कितनी आएगी? इस तरह से आपके सिलेबस में देखेंगे काफी क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह के कुछ है न्यूमेरिकल को भी हम लोग लगाने का प्रयत्न करेंगे। यानी एक था आपका अदिश गुणनफल, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसमें। किसी भी अदिश अगर गुणन है तो वह वहां पे हम साइचर नियम का भी पालन करता है, अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है, कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी। तो इस तरह से आप इसे ज्यादा केयर करेंगे। I डॉट i इक्वल टू 1, j डॉट j इक्वल टू 1, k डॉट k इक्वल टू 1, बट I डॉट j इक्वल टू 0, j डॉट k इक्वल टू 0, k डॉट i इक्वल टू 0 होता है। यानी जब भी कहीं ये चीज आए तो इसे ध्यान देंगे आप। इस साइक्लिक ऑर्डर फिक्स होता है, जैसे I j I डॉट j अगर होगा तो 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0, बट अगर I डॉट i का करते हैं यहाँ पे ये क्या ऐसे चले I डॉट j 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0, बट I का i में अगर करेंगे तो 1, j का j में करेंगे तो 1, k का k में करेंगे 1। कोई प्रॉब्लम? शेष आपको हम अगली वीडियो में मिलेंगे। इतनी काफी तैयारी है आपके लिए और मेहनत करिए, क्योंकि एग्जाम सर्टेन है।